तो पिछली क्लास में हमने इस सैम्पल पेपर के 2 क्वेश्चन रह गए थे ऑब्जेक्टिव, मतलब 1 से लेकर 18 तक के सारे क्वेश्चन कर लिए थे इन डिटेल। केवल क्वेश्चन ही नहीं किए थे, इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोगों ने कंसेप्ट उस चैप्टर से रिलेटेड जो जो उस क्वेश्चन के आसपास दाएं बाएं हो सकते थे वो कवर किए थे। ठीक है, अब हम जो रिमेनिंग 2 ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहे हैं 19 नंबर और 20 नंबर, जिसको हम असर्शन एंड रीजन टाइप बोलते हैं, उसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, क्या है क्वेश्चन, वो देखिए। तो ये है क्वेश्चन नंबर 19। क्या है पढ़ लीजिए। असर्शन ए, रीजन आर, line joining midpoints of 2 sides of a triangle is parallel to the third side। तो ये कह रहा है कि कोई भी ट्राइंगल है, कोई भी क्या है, ट्राइंगल है, ठीक है, कोई भी ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल की कोई भी 2 साइड चूज कर लीजिए। मान लेते हैं हम ये दोनों साइड चूज कर लेते हैं। इसका मिड पॉइंट ये है, दिस इक्वल टू दिस, एंड इसका मिड पॉइंट ये है, दिस इक्वल टू दिस। अब इन दोनों मिड पॉइंट को जब हम ऐड करते हैं तो हमारी लाइन बनती है, लाइन सेगमेंट बनती है ये। तो ये असर्शन कह रहा है कि द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी। इसमें गिवन क्या है वो आपको समझ आ रहा होगा कि पी एंड क्यू गिवन है कि पी एंड क्यू आर the midpoints of AC and BC respectively। ठीक है, ये गिवन है। तो पी ओ क्यू को ज्वाइन करके जो बना लाइन सेगमेंट वो है पी क्यू। तो ये जो पी क्यू है रिजल्ट है, नहीं पी क्यू है वो पैरेलल है थर्ड साइड कौन है, ए बी, ऐसा कह रहा है। तो ये बात तो हम जानते हैं कि सही है या गलत। एक थ्योरम आपने पढ़ी होगी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। कौन सी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसी को बीपीटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीपीटी। और बीपीटी का ही स्पेशल केस है जो मिड पॉइंट। यदि ये मिड पॉइंट ना होता, एक खास रेशियो में इसको डिवाइड करता पी और खास रेशियो उसी रेशियो में डिवाइड करता क्यू बीसी को, तब इसको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर पी और क्यू मिड पॉइंट है, इसलिए इसका स्पेशल नाम हो जाता है मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है ना। कौन सी थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है ना। तो मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग ये बात सही है कि किसी भी ट्राइंगल की किसी भी 2 साइड के मिड पॉइंट को ऐड करते हैं तो जो लाइन सेगमेंट बनता है वो उस ट्राइंगल के थर्ड साइड के पैरेलल होता है और हाफ होता है। और क्या होता है, हाफ होता है। पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, ये आप जानते हैं। इसी थ्योरम का नाम और भी आपने पढ़ा था, शायद थेल्फ थ्योरम भी कहते हैं, है नहीं। इसी को बोलते हैं थेल्फ थ्योरम, कुछ और होता है, इसी को बोलते हैं। कौन सी थ्योरम, थेल्फ थ्योरम।
तो थेल्फ थ्योरम और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एक ही हैं, लेकिन इन्हीं का स्पेशल केस है ये मिड पॉइंट थ्योरम। ये क्या है? स्पेशल केस। कैसे स्पेशल केस? क्योंकि पी और क्यू AC और BC को किसी भी रेशियो में कट कर सकते हैं, बस रेशियो सेम होगा। यदि वो मिड रेशियो 1:1 हो गया तो मिड पॉइंट थ्योरम। अब ये रीजन क्या कहता है? इफ अ लाइन डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन इट इज पैरेलल टू थर्ड साइड। हाँ, ये है आपकी एक्चुअल में BPT और थेल्फ थ्योरम। इसी का स्पेशल केस है मिड पॉइंट थ्योरम। ये स्पेशल केस है। तो एक प्रकार से असर्शन रीजन बेस्ड टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी होता है कि आप असर्शन को पढ़िए, पढ़ने के बाद उसमें बिकॉज लगाइए। क्या लगाइए? बिकॉज, BECAUSE। बिकॉज के बाद रीजन पढ़िए। असर्शन बिकॉज रीजन, ठीक है ना? असर्शन बिकॉज रीजन, इसको पूरा पढ़िए। एक बार नहीं, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए और देखिए कि जो अर्थ, मीनिंग, सेंस जो निकल रहा है वो सही निकल रहा है या गलत। यदि सही निकल रहा है, इंडिविजुअली असर्शन और रीजन सही है या गलत, वो तो आपको अपने नॉलेज के हिसाब से मालूम चल जाएगा। लेकिन ये भी सही है, ये भी सही है, तब आपका आंसर A और B में से कोई होगा। बात फंसती है कि RA का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो उसके लिए आपको ये चेक करना पड़ेगा। असर्शन पढ़िए, फिर उसमें बिकॉज लगाइए, उसके बाद रीजन पढ़िए। यदि ये पूरा कहानी सेंस दे रहा है, कुछ वास्तविक सेंस दे रहा है, पॉजिटिव सेंस दे रहा है, कोहेरेंसी मिल रही है, तब आप कहेंगे कि हाँ, रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। तो यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा कि असर्शन स्पेशल केस है किसका? BPT का या थेल्फ थ्योरम का। तो ये बात एकदम सही है कि PQ मिड पॉइंट हो सकते हैं और इन जनरल PQ कहीं भी हो सकते हैं। हो सकता है PAC को 1:3 में डिवाइड करे, BAC को भी 1:3 में डिवाइड करे, तो भी PQ AB के पैरेलल होगा। उस केस में हाफ नहीं होगा, कुछ और होगा, वो बात की बात है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इसका ये एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन के रूप में दिखाई दे रहा है। तो इसका सही आंसर जो आपके लिए होगा वो क्या होगा? देखिए, पढ़िए। आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए आंसर हो जाएगा इसका। दोनों सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन जो है असर्शन का एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आशा है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। और इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए बेसिक बात ये है, इसको देखना है और इसका सेंस देखना है, इसका अर्थ देखना है, इसका मीनिंग देखना है कि कुछ पॉजिटिव कोहेरेंट मीनिंग मिल पा रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये बात थी इस क्वेश्चन में। आशा समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया है तो आप इसको अपना बुक रेफर कर सकते हैं और कमेंट में भी मेंशन कर सकते हैं कि कौन सी बात कहाँ और क्यों नहीं समझ में आई। अब बात करते हैं इससे अगला जो क्वेश्चन है। इससे जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका असर्शन रीजन टाइप, वो भी है। ध्यान रहे, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन जितने भी आपको अपने लेवल पर मिलेंगे उनके जो ऑप्शन होते हैं वो फिक्स हैं, वो यही होते हैं हर क्वेश्चन के लिए कि assertion and region are correct, R is correct explanation of A, assertion and region are correct but R is not correct explanation of A, और assertion is correct, R is not, assertion is false, R is true। ठीक है ना, ये सारे कॉम्बिनेशन रहते हैं। बात आती है क्वेश्चन नंबर 20 की। इसको भी पढ़िए ध्यान से। तो इसमें लिखा है 2 coins are tossed simultaneously। ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर से है और
यहाँ पर जो आपका एक्सपेरिमेंट है जिसको आप रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं वो यही है। ये पूरा क्या है यहाँ से यहाँ तक, ये है आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या है ये? रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट है तो इसके कुछ रिजल्ट्स होंगे जिनको हम और पॉसिबल आउटकम्स कहते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है जी आपने पढ़ा होगा, पढ़ाया गया होगा आपको। ऐसे एक्सपेरिमेंट दुनिया में 2 ही प्रकार के एक्सपेरिमेंट होते हैं जनरली, रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड फिजिकल एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट होते हैं जिनका रिजल्ट्स एक्सपेरिमेंट्स ख़त्म हो जाने के बाद नहीं, जब बल्कि उनके पहले एक्सपेरिमेंट चल रहा है, किया गया है या नहीं किया गया है, रिजल्ट्स पहले से मालूम होते हैं लेकिन यूनिक रिजल्ट नहीं होते हैं। एक से ज़्यादा रिजल्ट हो सकते हैं और उनका आउटकम उस एक्सपेरिमेंट की फिजिकल कंडीशन पर डिपेंड नहीं करते हैं। उसको कौन परफॉर्म कर रहा है, कहाँ परफॉर्म कर रहा है, कैसे परफॉर्म कर रहा है, इन सब बातों पर इनका रिजल्ट डिपेंड नहीं करता है। जैसे मान लीजिए एक सिक्के को टॉस करते हैं तो हेड आएगा या टेल आएगा। हेड या टेल आएगा ये हमको मालूम है, लेकिन क्या आएगा ये नहीं मालूम है। कौन परफॉर्म कर रहा है, कैसे परफॉर्म कर रहा है, जहाँ परफॉर्म कर रहा है वहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, वहाँ पर टेम्परेचर कितना है, वहाँ पर प्रेशर कितना है, वहाँ पर ह्यूमिडिटी क्या है, वगैरह वगैरह जितने भी फिजिकल कंडीशन हो, इस बात का उसके आउटकम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऐसे सभी एक्सपेरिमेंट जिनके रिजल्ट्स पर फिजिकल कंडीशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, परफॉर्मर्स कौन है उस पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, उन सबको रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ठीक है ना। तो पॉसिबल आउटकम इसके क्या क्या होंगे? 2 कॉइन को जब उछालते हैं तो या तो दोनों में हेड आएगा, या पहले में हेड दूसरे में टेल आएगा, या पहले में टेल दूसरे में हेड आएगा, या फिर दोनों में टेल आएगा। ये हैं ऑल पॉसिबल आउटकम। इन्हीं को जब हमने लिख दिए कॉमा कॉमा करके ब्रैकेट लगा दिए तो ये बन गया एक सेट। इसी पूरे सेट का नाम होता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस होता है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। क्या होता है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है। अब इन 4 आउटकम में से कोई भी आउटकम आ सकता है जब आप 2 सिक्के एक साथ उछालेंगे। Hence the probability of getting 2 head। तो getting 2 head मतलब probability of getting 2 head कितने होगा? तो आप देख रहे हैं आपके सिलेबस में सिंपल सा सामान्य जनरल प्रोबेबिलिटी फार्मूला NE/NS। यहाँ पर E का मतलब है आपका इवेंट से, और यहाँ पर इस क्वेश्चन में इवेंट का मतलब है डिजायर्ड आउटकम। डिजायर्ड आउटकम, डिजायर्ड आउटकम। अब डिजायर्ड आउटकम कौन में से होंगे? जो पॉसिबल आउटकम है, जो पॉसिबल आउटकम है उन्हीं में से आपको चाहिए होंगे। ठीक है। तो यहाँ डिजायर्ड आउटकम क्या है, क्या चाहिए इनको? गेटिंग, क्या गेटिंग? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। तो इनका डिजायर्ड आउटकम है गेटिंग 2 हेड, गेटिंग 2 हेड्स। वो कितने हैं उनको लिख लेते हैं, वो एक ही हैं। तो ये आपका बन जाता है ई, इवेंट। ठीक है ना। NE और NS। NE का मतलब है E के अंदर, E सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, तो आपको दिखाई दे रहा होगा E के अंदर कितने एलिमेंट हैं? 1। NS, S के अंदर कितने एलिमेंट हैं? NS 1 नहीं है, ध्यान से देखो 4। कितने हैं? 4।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड कितना हो जाएगा, एन ई बोले तो 1 और एन एस बोले तो 4, जबकि ये क्या कह रहा है कितना है 1/3, इसलिए असर्शन क्या हो गया रॉन्ग, असर्शन क्या हो गया रॉन्ग। अब जब असर्शन रॉन्ग हो गया तो ए नहीं होगा क्योंकि ए में कहा गया है फॉर फन इज ट्रू, बी भी नहीं होगा क्योंकि बी में कहा गया है फॉर फन इज ट्रू, ठीक है ना। सी होगा नहीं होगा, इसमें भी असर्शन को ट्रू कहा गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन में से 3 गलत हो गए तो बचा 1, तो डी। अब रीजन ट्रू है कि नहीं इसको चेक कर लेते हैं। तो रीजन में क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटीज ऑफ इक्वली लाइकली, एक शब्द है यहाँ पर इक्वली लाइकली, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है इक्वली लाइकली, मतलब कोई भी 2 घटनाएं हैं उनको घटित होने का समान संभावना है, समान प्रोबेबिलिटी है, समान चांसेस हैं, तब हम बोलते हैं कि भी दोनों घटनाएं कैसी हैं, इक्वली लाइकली, ठीक है ना। तो इक्वली लाइकली का मतलब होता है कि इफ 2 event, 2 or more than 2 event, 2 or more than 2 event, 2 or more than 2 event have same probability of occurrence, same probability of happening, then we say that those events are equally likely, ठीक है ना। तो यदि 2 इवेंट या 2 से ज़्यादा इवेंट इक्वली लाइकली हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी सेम होगी, ठीक है। और यदि प्रोबेबिलिटी सेम होगी 2 या 2 से ज़्यादा इवेंट की तो वो नेचर से इक्वली लाइकली कहलाएंगे। तो आप इसका रिवर्स लिख देंगे एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि असर्शन गलत है, रीजन सही है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि प्रोबेबिलिटीज ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट्स आर ऑलवेज इक्वल। यस, असर्शन रॉन्ग हो गया, रीजन सही हो गया, तो आपका आंसर डी हो गया। आशा ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं, तो ये आपके जो थे क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन, इस सैम्पल पेपर में जितने ऑब्जेक्टिव थे 18 ऑब्जेक्टिव थे, 2 असर्शन रीजन थे, सब मिला के 20 हो गए। ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे जो कि ख़त्म हो गए। सेक्शन ए था ये। अगला सेक्शन जो आता है उसका नाम है सेक्शन बी, और इस सेक्शन बी में आपने देखा था इंस्ट्रक्शन जब पढ़ रहे थे तो उसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे। ये है देखिए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सेक्शन बी है नी, 2 नंबर का है। ये सारे क्वेश्चन सिंगल मार्क्स से थे, तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपका हो गया। ये है क्वेश्चन नंबर 21। चलो देखते हैं इसको। इसके अंदर है इंटरनल चॉइस, आप ये कर दीजिए या ये कर दीजिए। कॉपी में जब आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो इसका प्रॉपर क्वेश्चन नंबर लिखिए, क्वेश्चन नंबर 21A या क्वेश्चन नंबर 21B। तो हम यहाँ सॉल्यूशन करने जा रहे हैं इसका, ठीक है। सो दैट द नंबर दिस, इतना बड़ा नंबर लिखा है ये, ठीक है। इसका नाम रख देते हैं कुछ, लेट दिस नंबर इज n, ठीक है ना।
ये जो कंपोजिट नंबर, कौन सा नंबर है ये? कंपोजिट, ऐसा प्रूफ करना है। तो अब आप कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। कंपोजिट नंबर कौन सा नंबर होता है? कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन होता है कि वो नंबर जो प्राइम नहीं है नहीं, वो जो प्राइम नहीं है 1 को छोड़कर, मतलब जिसके कम से कम 3 डिवाइजर हों। एक हो गया 1, एक हो गया वो नंबर खुद, और एक इस दोनों के अलावा तीसरा। जैसे 1 की बात करें तो 1 के बारे में तो आपको पता ही होगा, ना ही ये प्राइम है ना ही कंपोजिट है, ठीक है। 2 की बात करें तो ये प्राइम नंबर है, क्योंकि इसमें 1 का डिवाइड होता है और 2 का डिवाइड होता है। 3 भी प्राइम है, क्योंकि इसमें 1 का होता है, 3 का होता है इटसेल्फ। 4 कंपोजिट नंबर है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है? 4, क्योंकि इसमें 1 का डिवाइड है, 4 का भी डिवाइड हो जाता है, और 1 और 4 के अलावा 2 का भी डिवाइड हो जाता है। तो कंपोजिट नंबर वो नंबर हैं जिनमें 1 का डिवाइड होता है, स्वयं इटसेल्फ का डिवाइड होता है, और इसके अलावा कोई तीसरा भी होता है जिसका डिवाइड होता है। तो ये देखना है कि कम से कम ये है, हो पा रहा है इस नंबर में कि नहीं हो पा रहा है, ठीक नहीं। तो इसके पहले तो डेफिनेशन आप चाहो तो लिख सकते हो। दोज नंबर which are not prime in nature except 1, यहाँ लिख देते हैं except 1, ठीक है। क्योंकि 1 ना तो प्राइम में आता है ना ही कंपोजिट में। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि दोज नंबर which have at least 1 divisor except 1 and itself। 1 को छोड़ दीजिए और अपने आप को छोड़ दीजिए, इसके अलावा कोई तीसरा डिवाइजर है उस नंबर का, तो उसको हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। अब इसको देखते हैं क्या है क्या नहीं है, तो लिख लेते हैं पहले। n इक्वल टू क्या लिखा है? 2 × 5 × 7 × 11, ठीक है, प्लस 11 × 13, ये लिखा हुआ है, ठीक है। आप ध्यान से देखेंगे तो टर्म आपने पढ़ा होगा क्लास 8 में, तो टर्म सेपरेट होता है प्लस माइनस से। तो ये इसमें कितने टर्म हैं? ये है आपका पहला टर्म, ये आपका दूसरा टर्म, 2 टर्म है। दोनों में आप देखेंगे फैक्टर 11 दिखाई दे रहा है, तो 11 हम कॉमन ले सकते हैं, तो हो जाएगा 2 × 5 × 7 प्लस 13, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, इसी नंबर को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, n = 1 × 11 × 2 × 5 × 7 प्लस 13। आप इसको ये जो नंबर है मल्टीप्लाई सॉल्व वगैरह करके और सिंप्लीफाइड रूप में भी लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, 1 ×
इंटू 11 इंटू, अब ये कितना आता है इसको आप लगाइए साहब, 5 दूनी 10, 70, 70 प्लस 13 कितना हो गया, 7 रे का 83, कितना हो गया 83। ठीक है, तो ये जो नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो कुल मिला के देखने में ऐसा है, लेकिन उसको जब आपने मैनिपुलेशन किया तो कुछ ऐसा आ गया। तो देख रहे हैं कि इसमें 1 का डिवाइड हो जाएगा, इसमें इस पूरे का डिवाइड हो जाएगा, इसमें 11 का भी डिवाइड हो जाएगा, इसमें 83 का भी डिवाइड हो जाएगा। मतलब so here we see that n इक्वल टू जो कि 1 इंटू 11 इंटू 83 है इज डिविजिबल बाई 1, 11, 83 and itself मतलब हमें तो कम से कम एक एक्स्ट्रा डिवाइजर चाहिए था, यहाँ पर तो दो एक्स्ट्रा डिवाइजर हैं, एक 11 एक 83, इसलिए सो लिख देंगे कि n है 2 एक्स्ट्रा डिवाइजर एक्सेप्ट 2 डिवाइजर एक्सेप्ट 2 डिवाइजर लिख दें, एक्स्ट्रा ना लिखें, 2 डिवाइजर एक्सेप्ट 1 and itself, एक्सेप्ट 1 and itself। ठीक है ना, जबकि हमको कंपोजिट प्रूव करने के लिए तो क्या चाहिए, एटलीस्ट 1 डिवाइजर एक्स्ट्रा होना चाहिए, यहाँ पर तो दो हैं, इसलिए लिख देंगे n इज नॉट प्राइम नंबर और n इज अ कंपोजिट नंबर, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये तरीका है क्वेश्चन को करने का प्रॉपरली कॉपी में बाकायदा। आपको मालूम होना चाहिए कंपोजिट नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है, 1 के बारे में मालूम होना चाहिए। बहुत लोगों को तो 1 के बारे में ही नहीं पता होता है कि प्राइम है कि नहीं है, क्या है क्या नहीं है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नेचुरल नंबर 4 के बारे 4 कह सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 21A। कॉपी में इसको आप जब क्वेश्चन नंबर डालेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे 21 कोष्टक में A, ताकि क्लियर रहे कि कौन सा पार्ट किया है। ठीक है, तो ऐसा है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसी का 21B क्या, पढ़ लीजिए 21B क्या है। 21B में लिखा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which is divisible by both 306 and 657, 306 and 657। स्मॉलेस्ट होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए दोनों से। तो आपने LCM SCM पढ़ा है छोटी क्लास में, दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, स्मॉलेस्ट होना चाहिए। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है इन दोनों नंबर का, LCM की HCF, LCF लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। स्मॉलेस्ट हो, डिविजिबल हो, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, इस क्वेश्चन को देखकर छोटी क्लास में आपने जो पढ़ा है उससे आपको आइडिया लग गया होगा कि क्या पता करना है।
तो लिख देते हैं द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई बोथ 306 एंड 657 है ना। ये जो है किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा HCF, ना ही HCF नहीं, LCM ऑफ 306 एंड 657। LCM के बारे में आपको पता है क्या होता है, इसका पूरा नाम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल है तो इसका भी मल्टीपल है, इसका भी मल्टीपल है, और कैसा है, कॉमन है मतलब दोनों का मल्टीपल है, और कैसा है, लोवेस्ट है मतलब कम से कम है, तो स्मॉलेस्ट हो गया, ठीक है ना। इसी को SCM भी बोल सकते हैं, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना। SCM भी बोल सकते हैं बोलने के लिए, लेकिन ये कहीं दिखाई नहीं देता है, ये कहीं दिखता नहीं है, लिखा हुआ नहीं देखा आज तक हमने, लेकिन बोलने के लिए हम बोल सकते हैं क्या, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो LCM बोल रहे हैं, SCM बोल रहे हैं, बात एक ही है। अब यहाँ पर ये तो लिखा नहीं है कि इसको आपको उसी मेथड से करना है जो आपके सिलेबस में पढ़ा है, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा थ्योरम, है ना, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा थ्योरम। आप फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं, डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं, डिवीजन मेथड का ही नाम होता है यूक्लिड डिवीजन लेम्मा थ्योरम, तो उससे कर सकते हैं। तो जो भी तरीके हैं वो आप करिए। दो तरीके हैं इसको करने के। नंबर एक है आपका क्या, फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा यूक्लिड डिवीजन लेम्मा थ्योरम। अब यूक्लिड की स्पेलिंग भूल गया यार मैं, हाँ, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा थ्योरम। इससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। इसको फैक्टराइजेशन गुणनखंड विधि कहते हैं, इसको डिवीजन मेथड भी कहते हैं। इसी का दूसरा मेथड क्या होता है, नाम क्या होता है, तो आपको जो आसान लगे। डिविजिबिलिटी के रूल आते हैं तो आप ये यूज कर लीजिए, अदरवाइज यूज करिए। इसमें मेंशन तो किया नहीं है मेथड का नाम मेंशन नहीं किया, तो आप स्वतंत्र हैं, कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। मेथड का नाम मेंशन कर देते तो आप बाउंड हो जाते कि वही मेथड लगाना है, ठीक है। नहीं दिया मेथड तो कोई भी यूज कर सकते हैं अपनी अपनी सुविधा अनुसार। तो मैं इसको यहाँ पर इसका यूज कर लेता हूँ, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा थ्योरम का। तो यूक्लिड डिवीजन लेम्मा थ्योरम आपसे कहता है कि जब आपको दो नंबर जो कि अनइक्वल हैं, इंटीजर हैं, उनका LCM कैलकुलेट करना है, तो ये मेथड तो आपको पता ही होगा कि फैक्टराइजेशन से कैसे करते हैं। उसको मैं नहीं कर रहा हूँ, मान के चलता हूँ आप कर लेंगे। बहुत लोग कन्फ्यूजन में आ गए होंगे या कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इस मेथड से हम कैसे करेंगे, जबकि ये मेथड तो यूज होता है HCF कैलकुलेशन के लिए। क्या कैलकुलेशन के लिए, HCF। ये हमारा यूज होता है किसके लिए, यूज फॉर HCF कैलकुलेशन of any two natural number, of any two natural number, ठीक है ना।
एनी टू नेचुरल नंबर। तो नंबर हमको मालूम है दोनों, एक का नाम हो गया ए, एक का नाम हो गया बी। चलो इसका नाम रख देते हैं ए, इसका नाम रख देते हैं बी। दोनों नंबर मालूम हो गए। यही थ्योरम लगाएंगे यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, और हम कैलकुलेट करेंगे क्या, HCF पता करेंगे। फिर इन दोनों नंबर और इनके दोनों HCF एलसीएम के बीच में रिलेशन मालूम होता है। क्या मालूम होता है, देखिए मल्टीप्लाइकेशन ऑफ बोथ, दोनों नंबर का गुणनफल आपको ये मालूम होगा, नोट करके लिख देता हूँ मैं कि A इंटू बी, दोनों नंबर का गुणनफल बराबर होता है HCF ऑफ A कॉमा बी इंटू LCM ऑफ A कॉमा बी। ये आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में कि किन्हीं भी दो नंबर्स का मल्टीप्लाइकेशन उनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो हम यहाँ से LCM कैलकुलेट करेंगे, A कॉमा बी कुछ इस तरीके से आ जाएगा, A इंटू बी अपॉन HCF ऑफ A कॉमा बी। ए मालूम है, बी मालूम है, ये हम पता कर लेंगे यहाँ से, जैसे ये पता कर लेंगे यहाँ रख देंगे, डिवाइड कर देंगे, इसे एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम HCF पता करते हैं। तो HCF पता करने के लिए क्या करना पड़ता है, दो नंबर हैं, दोनों नंबर बराबर होते यदि तो LCM आपका वो खुद हो जाते, सेम वही नंबर, HCF 1 हो जाता। लेकिन जब एक नंबर बड़ा एक नंबर छोटा होता है तो LCM कुछ और होगा, HCF कुछ और होगा। तो इस मेथड से करने के लिए हमको छोटे नंबर का बड़े नंबर में डिवाइड करना होता है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि A की वैल्यू है 306 एंड B की वैल्यू है 657। ठीक है, और ये आप जानते हैं, दिखाई दे रहा है आपको कि 306 छोटा होता है 657 से, दैट इज A लेस देन B। तो ये आपको ऑब्जर्व हो गया। अब यहाँ पर छोटे का बड़े में डिवाइड करिए, तो छोटे का बड़े में डिवाइड करते हैं, 306 का डिवाइड करेंगे 657 में। कितनी बार जाएगा कितनी बार नहीं जाएगा वो अब आप बताइए। 65 कितनी बार जाएगा, 306 का जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 बार पूरा पूरा चला जाएगा। देखिए भाग, 2 का पूरा पूरा 2 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो 2 छक्के 12, 2 3 6, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 5, 5 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 4। ठीक है, फिर ये बचा रिमाइंडर। अब इस रिमाइंडर का भाग करेंगे इस डिवाइजर में 306 में, तो इसमें कितनी बार जाएगा, डिवाइड करके देखिए। 306 में डिवाइड करेंगे 45 का, तो ये 6 बार पूरा पूरा चला जाएगा। कितना आएगा, 6 का मल्टीप्लाई करिए इसमें ज़रा, तो ये हो जाएगा 270। आप इसको सब्ट्रैक्ट करिए तो ये हो जाएगा 6, 10 में से 7 घटाएंगे 3, 10 के यहाँ से। अब इसका डिवाइड करेंगे 45 में, तो कितनी बार जाएगा, 1 टाइम। कितना आएगा, 36। घटाइए ज़रा इसको, 5, 15 में 6 गई 9। ठीक है, 15 के यहाँ से ले, इसका डिवाइड करेंगे 36 में, कितनी बार जाएगा, 4 36। घटाइए, ये हो गया। तो यूक्लिड डिवीजन लेम्मा थ्योरम कहता है कि हमको पता करना था HCF ऑफ 306 एंड 657। मैं यहाँ लिखता हूँ, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेम्मा थ्योरम, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा थ्योरम
HCF ऑफ 306,657 306,657 ये बराबर होगा किसके? HCF ऑफ 45,306 ये बराबर होगा किसके? HCF ऑफ 3645 ये बराबर होगा किसके? 9,35 HCF 9,36 और ये हमने कैलकुलेट किया, कितना आया? 4 नो कितना आया? 9 कितना आया? 9 कितना आया? 9। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि HCF 306,657 कितना आया? 9। अब इसका यूज हम यहाँ करेंगे, तो इसमें रख दीजिए, क्योंकि हमको कैलकुलेट करना है स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय दिस एंड दिस बोथ। तो उसको लिए हमें कैलकुलेट करना है LCM। तो LCM हम कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ये हमारा वेल नोन रिजल्ट है, सब जानते हैं कि किन्हीं भी दो नंबर का गुणनफल उनके HCF और उनके LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर रख दीजिए इन सबको। तो A आपका कितना है? 306 इंटू 657 अपॉन HCF कितना आया भाई? 9। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए और बताइए कितना आ रहा? 306 इंटू इसमें 9 का डिवाइड हो जाएगा, तो 9 से ये कट जाएगा, डिवाइड कर लीजिए, तो जी आ जाएगा 34 इंटू 657। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 34 इंटू 657, तो ये आ जाएगा 22,338। तो यहाँ से हमको मिल गया LCM ऑफ 306 एंड 657। अब इसको आप देख सकते हैं कि इनका LCM कुछ ये आएगा, ठीक है ना। इसमें डिवाइड करके यदि आप देखोगे 306 का, तो ये आपको 73 टाइम्स मिलेगा और 73 एक प्राइम नंबर है। तो यदि आप फैक्टराइजेशन से करेंगे तो आपको 1 से डिवाइड करके देखना होगा, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, कहाँ तक जाओगे? 73। इसमें बहुत टाइम कंज्यूम होगा, इसलिए इस मेथड से बचने के लिए इस मेथड का यूज करते हैं। और इस मेथड से रिजल्ट कैलकुलेशन के लिए हमको इस रिजल्ट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि छोटी क्लास में पढ़ा था, 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं में, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए द स्मॉलेस्ट नंबर लिख देंगे, द स्मॉलेस्ट नंबर which is divisible by both 306 and 657 is 22,338। ये हो गया आपका आंसर। क्या हो गया ये? आंसर। ये हो गया आपका आंसर। 22,338 में जब आप डिवाइड करोगे 657 का, तो ये 34 टाइम्स जाएगा, ठीक है। तो
21 का बी पार्ट कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए, यहाँ पर आपको ये भी मालूम होना चाहिए कैसे यूज करते हैं और प्रॉपरली कैलकुलेशन होता है। फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर मेथड का जिक्र नहीं है। ठीक है, आशा है समझ में आ गया होगा जो क्वेश्चन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 22। पढ़ लीजिए इसको एक बार। क्वेश्चन नंबर 22, इसको रीड कर लीजिए। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल विथ सेंटर एट ओरिजिन। ठीक है ना, सेंटर एट द ओरिजिन, कॉमा इफ द लाइन एल का मतलब है लाइन गिवन बाय दिस x प्लस वाई इक्वल टू 5। कोई भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हो, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, उसका यदि आप प्लॉट बनाते हैं ग्राफ पेपर पर तो हमेशा क्या मिलता है, एक लाइन, लाइन बोले तो स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, यहाँ पर लाइन का मतलब बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, स्ट्रेट लाइन। लाइन तो कर्व लाइन भी होती है, तो कर्व लाइन नहीं स्ट्रेट लाइन मिलेगी। एल इज टेंजेंट टू द सर्किल एट पी, यहाँ पर टेंजेंट है तो इसकी रेडियस कैलकुलेट करना है नहीं? दिखाई दे रहा आपको, ये सर्किल है, उसका जो सेंटर है, ये एक लाइन है जो कि इसको टच कर रही है, पॉइंट पी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और ये रेडियस है। तो ये रेडियस आपको पता करनी है कितना है। रेडियस और टेंजेंट, ये टेंजेंट है नहीं? रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल आपको मालूम होता है, कितना होता है, 90 डिग्री। कितना होता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम दिस लाइन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्किल। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यूज कर लेते हैं। फॉर्मूला आपको पता होगा कि कोई भी लाइन हो, कोई भी लाइन हो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, उसके ऊपर या नीचे कोई पॉइंट हो जिसके कोऑर्डिनेट हैं h, k, इसके कोऑर्डिनेट हैं h, k, उस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम करना हो, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम करना हो, Q को बोलते हैं फीट ऑफ परपेंडिकुलर, PQ को बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम दिस लाइन, इसी को अल्टीट्यूड, इसी को परपेंडिकुलर कुछ बोलते हैं। ठीक है ना, तो PQ डिस्टेंस ऑफ PQ कैलकुलेशन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, मॉड, इस पॉइंट को इसमें रखिए तो वो हो जाता है AH प्लस BK प्लस C अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का स्क्वायर रूट यूनिट। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, किसी भी पॉइंट का किसी भी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। यदि ये मालूम है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस लाइन का इक्वेशन दे रखा है, देखो x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसको इसी स्टैंडर्ड रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। ये आपको पॉइंट दे रखा है तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर h, k। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। लगा दीजिए फॉर्मूले तो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा CP।
मॉड बटे इसको इसमें रख दीजिए, इसमें ये है इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो ये हो जाएगा 0 + 0 - 5 अपॉन अंडर रूट कितना, अंडर रूट एक्स का कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस वाई का कोफिशिएंट कितना है 1, तो फिर 1 का स्क्वायर और ये आपका मॉड यूनिट। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये आपका हो जाएगा -5 अपॉन अंडर रूट 2। अब मॉड के अंदर नेगेटिव है तो मॉड कैसे ओपन होता है ये आपको पता होगा, तो ये CP हो जाएगा माइनस टाइम्स -5 अपॉन रूट 2, तो CP = 5 अपॉन रूट 2। ठीक है, जनरली हम रिजल्ट को यहाँ नहीं छोड़ते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उसको रेशनल बना के छोड़ते हैं, तो इसके लिए हम रेशनलाइजेशन कर देते हैं। गलत नहीं है यदि यहाँ छोड़ देंगे तो, लेकिन जनरली नहीं छोड़ते हैं। तो रूट 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, इससे हुआ क्या कि जो आपका CP है वो हो जाएगा 5√2 अपॉन 2 यूनिट। इसी का नाम है रेडियस ऑफ द सर्किल, क्योंकि CP ही तो रेडियस है, CP ही तो रेडियस है। कितना आ गया जी 5√2 अपॉन 2 यूनिट, 2 यूनिट्स। ठीक है, यहाँ कैलकुलेट क्या करना था, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। ओह, तो एक तरीका तो ये था भाई करने का, इस क्वेश्चन को रेडियस आ गया, इस पॉइंट का तो यूज ही नहीं हुआ। दूसरा तरीका भी है, एक रास्ता ये है इस क्वेश्चन को करने का, दूसरा रास्ता जो है उससे भी करके देखते हैं। ये पॉइंट किधर है, ये था एक तरीका, ये मेथड 1 कह सकते हैं इसको, इस क्वेश्चन को करने का, ये मेथड 1। इसी क्वेश्चन को करने का एक मेथड 2 भी है, उसको भी करते हैं, मेथड 2। मेथड 2 क्या है आप देखिए ध्यान से, P किधर है, P सर्किल पर भी है फिर लाइन पर भी है, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। P के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है, तो ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो लिखेंगे बिकॉज P3, लाई ऑन L that is x + y = 5, इसलिए P सेटिस्फाई L, इसलिए P सेटिस्फाई L, तो इसको इसमें रख दीजिए। तो ये हो जाएगा 3 + A = 5। कोई समस्या ना, तो A कैलकुलेट हो गया 5 - 3, A = 2 यूनिट आ गया। ठीक है, ये आ गया। तो इस P का कोऑर्डिनेट हो गए, क्या हो गए 3, 2। P के कोऑर्डिनेट हो गए क्या 3, 2। ठीक है, अब आप डिस्टेंस फार्मूला लगा लीजिए। क्या लगा लीजिए, डिस्टेंस फार्मूला। सो ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2, ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। ठीक है, तो बाय डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स on the Cartesian plane in which one point have coordinate x1 y1 and other point have coordinate x2 y2 is under root x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर।
ठीक है। तो बाई डिस्टेंस फार्मूला बाई डिस्टेंस फार्मूला CP इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, x2 है आपका 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3 तिरका 9, 2 दूनी 4, 9 4 13, स्क्वायर रूट 13। CP बोले तो R इक्वल टू रूट 13 सेंटीमीटर, यूनिट, सेंटीमीटर नहीं यूनिट। अब सोचने वाली बात ये है यहाँ पर कि इस मेथड से आंसर ये आ रहा है, इस मेथड से आंसर ये आ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, मेथड जरूर चेंज हो जाए लेकिन आंसर चेंज नहीं होना चाहिए। कहीं कोई ये रिजल्ट इसको इसमें रखेंगे AH प्लस BK प्लस C अपॉन दिस B स्क्वायर, सही है। ये डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P टू दिस लाइन, यही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर 0,0 रखा, ये -5 हो गया, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इतना आया। सिंप्लीफाई 5√2 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो 5√2/2 यूनिट आया। ये इसको सेटिस्फाई किया तो 3x की जगह 3, y की जगह a इक्वल टू 5, तो a 5 माइनस 3 2 यूनिट आया। तो ये नॉन हो गया, 3,2 हो गया। फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया तो 3 माइनस 0, 3 स्क्वायर 2 माइनस 0 2 स्क्वायर। ये तो एक नया कहानी निकल के आ रहा है, एक क्वेश्चन के 2 आंसर, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये चैलेंज है भाई यहाँ पर। बहुत बड़ा वाला। ठीक है, अब इसमें आप खुद बताएं कहाँ गलत है, क्या गलत है, क्या नहीं। मेरे समझ में तो अभी तक ये मेथड भी अपनी जगह सही है, ये मेथड अपनी जगह सही है। आंसर दोनों अलग अलग। न्यूमेरिकल आंसर कैलकुलेट करके देख लेते हैं एक बार, न्यूमेरिकल आंसर कैलकुलेट करके देख लेते हैं एक बार। 5√2 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 तो आ रहा 3.535 यूनिट। और ये कितना आ रहा, √13, ये आ रहा है 3.605। ये आ रहा है 3.605, या यहाँ पर लिख देते हैं 3.605 यूनिट। आ तो रहे आस ही पास के, लेकिन बात यहाँ फंस गई। मान लीजिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता, मान लीजिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता, कोई बंदा इस मेथड के थ्रू जाता तो इसका आंसर वो आता 5√2/2 या 3.535। कोई बंदा इस ऑप्शन के थ्रू जाता, इस मेथड के थ्रू, तो इसका आंसर आता √13 3.605। तो एक क्वेश्चन के 2 आंसर आते, या तो दोनों दिए हों
फिर एक ऑप्शन दिया हो कि बोथ ए बी, अदरवाइज इसमें या तो सबको मार्क्स देना पड़ेगा या फिर क्वेश्चन को लेकर कुछ लोग कोर्ट कचहरी में चले जाएंगे, तो कहानी लंबी चलेगी। तो भाई इस पर स्टार लगा लीजिए, और इसमें कहाँ गलती है जो मैंने आपको बताया है वो आप कहीं दिखे, कुछ समझ में आए तो ज़रूर बताइएगा। नंबर ये है, यदि व्हाट्सएप करिएगा केवल, इसके अलावा और कुछ नहीं। दोनों मेथड मैंने चर्चा किए, दोनों मेथड मुझे हो सकता है कहीं कुछ गड़बड़ हो, मुझे समझ में इस समय तो नहीं आ रहा है, लेकिन देख लीजिएगा, ठीक है। आंसर बहुत करीब ही आ रहे हैं, लेकिन है तो अंतर तो अंतर ही होता है, भले ही वो कितना भी छोटा हो कितना भी बड़ा हो, नहीं। तो बताइएगा, मैसेज से बताइएगा या कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है। ऐसा जनरली होता नहीं है, लेकिन यदि ऐसा है तो ये क्वेश्चन यूनिक हो गया भाई, और बेसिक में दे रखा है ये सोचने वाली बात है। एडवांस वाले तो यदि ऐसा है तो बहुत कुछ उलट पलट हो जाएगा यहाँ पर, वो मैं बाद में चर्चा करूँगा। पहले आप इसके बारे में सोचिए, समझिए और बताइए। यदि ऐसा हो जाता है और दोनों आंसर को एक मान लिया जाता है, तो फिर यहाँ से तो ये भी प्रूफ हो जाएगा कि एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर बराबर हो गया, जो कि नहीं हो सकता बेसिकली। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो लूप होल है, अब वो क्या है इसके बारे में सोचा जाएगा, ठीक है। इंतज़ार रहेगा आपका कमेंट का, रिस्पांस का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। चलिए पढ़िए इसको। इफ़ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 2 and -3, ये जीरो है। जीरो का मतलब ये पॉलिनोमियल है आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, इसकी जीरो हैं 2 and -3, ये हो गया आपका 2। तो इसका नाम रख देते हैं कुछ, एल्फा नाम रख देते हैं, और इसका नाम बीटा रख देते हैं। 2 जीरो हैं इसके। देन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, तो आप जानते हैं कि यदि कोई भी नंबर किसी पॉलिनोमियल का जीरो है तो उस नंबर को उस पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करने पर उस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है कितनी आनी चाहिए, जीरो। तो यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से पॉलिनोमियल आपको दी गई है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी, ठीक है। इसमें एक जीरो दे रखा है, अल्फा इक्वल टू 2 इज अ जीरो ऑफ पी एक्स। इसलिए अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ जीरो, पी ऑफ 2 इक्वल टू होना चाहिए जीरो। तो इसमें हम 2 रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू 2 प्लस बी इक्वल टू जीरो। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 4 प्लस 2a प्लस 2 प्लस बी इक्वल टू जीरो। तो 2a प्लस बी इक्वल टू 4 और 2 6, उधर चला जाएगा, इक्वेशन 1 हो गई। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब बीटा इक्वल टू
-3 इज आल्सो a 0 ऑफ px। इसलिए पॉलिनोमियल की वैल्यू -3 पर भी कितनी होगी? 0 रख दीजिए। पॉलिनोमियल आपकी ये है तो -3 रखिए इसमें। -3 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू -3 प्लस b इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 9। -3 के अंदर गुणा कर लीजिए। -3a -3 प्लस b इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा -3a प्लस b। 9 -3 प्लस 6 उधर पहुँचाया तो क्या बन गया? -6। ठीक है, इसमें माइनस का गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3a - b इक्वल टू 6। दूसरा इक्वेशन। कोई समस्या नहीं। अब आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ध्यान से देखिए तो ये दोनों लीनियर इक्वेशन बन गए। किसमें? ए और बी में। तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं। इन दोनों को सॉल्व करने के आप तरीके जो हैं आपके पास 4 होते हैं टोटल। ग्राफिकल, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर मैं एलिमिनेशन मेथड यूज कर लूँगा क्योंकि यहाँ पर b का कोफिशिएंट देखिए, एक में +1 है, एक में -1 है। तो कुछ इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर दिया। जैसे ही ऐड किया तब आपने देखा क्या आया? 2a प्लस b इक्वल टू -6। इक्वेशन ये 1 है। और यहाँ पर 3a माइनस b इक्वल टू 6। इक्वेशन ये 2 है। दोनों को ऐड किया, ऐड करो दोनों को तो 3 2 5 a, ये कैंसिल हो गया, इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू आपकी 0 आ गई। a को उठा के 1 में रख दीजिए। सो बाई इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया a को। तो 2 इंटू 0 प्लस b इक्वल टू -6। तो यहाँ से आपने देखा कि 0 प्लस b इक्वल टू -6। तो b इक्वल टू आ गया आपका -6। b इक्वल टू आ गया आपका -6। पूछा भी था वैल्यू ऑफ a एंड b, तो अंत में लिख देंगे द वैल्यू ऑफ a एंड b आर 0 एंड -6 रिस्पेक्टिवली। आशा ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसको करने के लिए 2 चैप्टर मिक्स हो गए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कौन सी बात यूज हुई कि यदि कोई नंबर किसी पॉलिनोमियल का 0 है तो उसकी वैल्यू उस नंबर पर कितनी होगी? 0। एक ये बात। दूसरी बात कि 2 लीनियर इक्वेशन बन गई 2 वेरिएबल में, उनको कैसे सॉल्व करना है वो आपको आना चाहिए। तो यहाँ सॉल्व कर लिए तो ये बन गया। अब उस पॉलिनोमियल को यदि डिटरमाइन करने के लिए कहा जाता तो इस a और b को उठा के यहाँ पर रख देते तो वो पॉलिनोमियल एग्जैक्टली मालूम चल जाएगी। रख के देखना हो तो देखना हो, लेकिन यहाँ पर पूछा नहीं है, एक्स्ट्रा है ये। यहाँ पर ये एक्स्ट्रा जानकारी है। यदि कहा जाता कि वो पॉलिनोमियल बताइए तो फिर हमको पॉलिनोमियल डिटरमाइन करनी पड़ती। तो पॉलिनोमियल हो जाती है आपकी क्या? x² प्लस a कितना आया? 0। कितना आया ये? 0 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस b कितना आया? -6। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको। x² प्लस x माइनस 6। तो ये वो पॉलिनोमियल है जिसके यहाँ पर चर्चा की जा रही है। ठीक है, बाकी इस पॉलिनोमियल का ग्राफ बताइए, इस पॉलिनोमियल का डिस्क्रिमिनेंट बताइए, दुनिया भर की चीज़ें पूछी जा सकती हैं। कोफिशिएंट बताइए, मिडिल टर्म का कोफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 23। आशा समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन।
यदि कहीं कोई डाउट है तो मेंशन करिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है। क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स की बात हो रही है। किसके रूट्स? पॉलिनोमियल। कौन सी पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक। तो नेचर डिसाइड कौन करता है? डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द पॉलिनोमियल। उसका नाम क्या होता है? डी। डी बोले तो डिस्क्रिमिनेंट, कैपिटल डी। इसका एक फॉर्मूला होता है क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना। सीरीधराचार फॉर्मूला में स्क्वायर रूट के अंदर जो होता है उसी को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है वो ये है, तो इसको हम कंपेयर करेंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये क्या होता है? ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कंपेयर कर लिया तो यहाँ से आपको मिल गया ऑन कंपेरिजन, ऑन कंपेरिजन ए कितना मिल गया? एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है 1, बी कितना मिल गया? 4 एंड सी कितना है? -3√2, ठीक है। तो नेचर ऑफ रूट की बात हो रही है, तो नेचर ऑफ रूट कौन डिसाइड करता है? डिस्क्रिमिनेंट। सो डिस्क्रिमिनेंट की बात कर लेते हैं। डी कितना होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है यहाँ पर? 4 माइनस 4। ए कितना है? 1। सी कितना है? -3√2, -3√2। सिंप्लीफाई करो इसको। 16 माइनस माइनस प्लस 4 × 12√2। ये आया डी। क्या आया ये? डी। इसका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता है? निकल सकता है। इसका स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता। देखो इसमें से 4 कॉमन ले सकते हो, चलो लेके देख लो। 4 ये हो जाएगा 4 प्लस 4 × 12 3√2। तो स्क्वायर रूट जब निकालेंगे डी का तो इसका तो आ जाएगा, लेकिन इसका नहीं आएगा। तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ये, ठीक है। और कैसा है ये? पॉजिटिव है ये, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इसलिए इस पॉलिनोमियल के जो रूट्स होंगे, नेचर ऑफ रूट्स होंगे, नेचर ऑफ रूट्स जो होंगे वो कैसे होंगे? क्योंकि डी पॉजिटिव है तो रियल होंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है। एंड परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बी रेशनल है तो डी आपका इरेशनल है, तो स्क्वायर रूट ऑफ डी भी इरेशनल होगा, तो ये इरेशनल आएगा। कैसा आएगा? तो इतना गहराई तक नहीं लिखना है आपको, केवल इतना लिखना है कि रूट रियल होंगे कि नहीं, रियल होंगे कि नहीं, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया। क्योंकि आप जानते हैं सीरीधराचार रूल के हिसाब से यदि इसके रूट्स पता की जाएं, अल्फा बीटा, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज होता है -b + -√d
D/2A। तो देखिए B रेशनल है, A रेशनल है, प्लस माइनस D परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये इरेशनल हो जाएगा। इरेशनल रेशनल में ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो इरेशनल आएगा। इसलिए आपको समझ में आ गया होगा कि इसके जो रूट्स होंगे वो रियल तो होंगे लेकिन कैसे होंगे, इरेशनल होंगे। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, समझ में आ गया होगा जी बात। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, देख लीजिए। दो पार्ट हैं इसमें भी। कितने पार्ट हैं, दो पार्ट हैं इसमें भी। एक पार्ट को करते हैं, आपको परीक्षा में एक पार्ट करना है, यहाँ पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो दोनों पार्ट को सॉल्व करके देखते हैं। इवेलुएट दिस, त्रिकोणमिति से हो गया ये। तो मैंने एक दिन आपको बताया था कि टेबल याद है तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। तो इसको करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 का ये वाला पार्ट। साइन 30 कितना होता है, साइन 30 कितना होता है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। टेबल पे देख लेंगे, टेबल बना लेते हैं और उससे वैल्यू देख लेते हैं, इसमें रख देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, आंसर हो जाएगा। tan 60 tan 30 होता है 1/, बना लेते हैं टेबल, कन्फ्यूजन हो जाता है ना, तो चलो टेबल बना लेते हैं, सो आइडिया लग जाएगा सारा। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। ये सब क्या है, डिग्री में है, स्टैंडर्ड एंगल। और इनके नीचे लिखिए, 0 के नीचे 0, 1, 2, 3, 4 का डिवाइड करिए सभी में, 4 का सभी में क्या करिए, डिवाइड करिए। हम ये रिकॉल कर रहे हैं, ये याद होना चाहिए टेबल कैसे बनाते हैं, इसको आप देखिए। और ये यदि आपको समझ में आ गया, याद रह गई, तो सारी वैल्यू आपको याद हो जाती हैं। अदरवाइज एक एक वैल्यू रटनी पड़ती है। सिंप्लीफाई करिए, 0, 2, 1/√2, 3/2, 1। तो ये आ गई आपकी साइन की वैल्यू। ये है थीटा की वैल्यू इन डिग्री, और ये है त्रिकोणमिति रेशियो, ठीक है। साइन हो गया। कॉस लिखना है तो उल्टा लिख दीजिए, ये 1 को इधर लिख दीजिए, √3/2 को इधर लिख दीजिए, 1/√2 को इधर लिख दीजिए, हाफ को इधर लिख दीजिए, 0 को इधर लिख दीजिए। tan का लिखना है तो डिवाइड कर दीजिए, 0/1 0, क्योंकि आपको बताया था tan sin अपॉन cos होता है। यहाँ पर हो जाएगा 1/√3, यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा कितना, डिवाइड करिए इसको, तो ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा इन्फिनिटी। बाकी साइन की वैल्यू पता है तो कॉसिक हो जाएगा, कॉसिक 1/, साइन होता है। कॉस की वैल्यू पता है तो सेक निकल आएगा, 1/, कॉस होता है। tan की वैल्यू मालूम है तो कॉट पता चल जाएगा, 1/tan करके कॉट हो जाएगा। तो tan 60 कितना है देख लीजिए, tan 60 आ रहा है √3, तो इसकी जगह पर रख देंगे √3 माइनस, ठीक है। यहाँ है 3 इंटू cos 60 कितना है, cos 60 आ रहा है हाफ, तो यहाँ पर हो जाएगा हाफ का स्क्वायर। सेक 30 क्या, सेक 30, तो सेक 30 कुछ और नहीं है, ये होता है 1/cos 30। और cos 30 कितना है, cos 30 है 3/√2, तो इसका रिवर्स कर दीजिए, इन्वर्स कर दीजिए, फिर ये हो जाएगा 2/√3। कितना, 2/√3 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर सेक, क्योंकि आपको मालूम होता है सेक थीटा कितना होता है, 1/cos थीटा। तो सेक 30 कितना होगा, 1/cos 30, तो cos 30 कितना है √3/2,
तो 1/√3/2 करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए और 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा √3 माइनस 1/2 स्क्वायर 2/√3 का स्क्वायर और 2 स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर 1/√3 का स्क्वायर जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/3। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1। तो इसका आंसर जो आपका होगा, ये जो पूरा लिखा हुआ है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो मैं लिख देंगे यहाँ पर, इसलिए 2 sin 30 डिग्री इंटू 10 60 डिग्री माइनस 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री सॉरी sec स्क्वायर 30 डिग्री कितना हो जाएगा जी √3 माइनस 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये टेबल कैसे बनाते हैं वो आप बना के देख लीजिएगा, याद कर लीजिए, 4-5 बार बनाएंगे तो याद हो जाएगा। इस टेबल को नहीं बनाना है तो याद करना पड़ेगा, तो याद करके वैल्यू मालूम है रख दो, कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आसान समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं 25 का बी क्वेश्चन। कौन सा 25 का बी क्वेश्चन, तो पढ़ लीजिए वो भी क्या है। If sin x equal to 7/25 where x is an acute angle, then find the value of sin x, cos x, tan x, cot x। अच्छा क्वेश्चन है। x इज एन एक्यूट एंगल का क्या मतलब है, इसको पढ़िए। x इज एक्यूट का मतलब x लेस देन 90 डिग्री ग्रेटर देन 0 डिग्री। ये बात क्लियर हो गई। साइन एक्यूट है मतलब एंगल आपका x कहाँ है, कहाँ है ये एंगल, ये देखो, ये आपका 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, ये 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, ये 180 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, ये 270 डिग्री को, और ये 360 डिग्री को। तो आपका जो x है वो इस इंटरवल में है नहीं। हो सकता है कि यहाँ x हो या ये x हो या ये x हो या x हो, कोई भी हो सकता है, लेकिन 0 से बड़ा है, 90 से छोटा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका मतलब क्या है कि x कहाँ पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको मालूम होने चाहिए कि सबके सब त्रिकोणमितीय रेशियो कैसे होते हैं, पॉजिटिव। इसकी भी चर्चा कर लेंगे डिटेल में, अभी कर देते हैं। तो एक पैटर्न याद रख लियो, उस पैटर्न को कुछ इस तरीके से रखते हैं, ऑल साइन टेन कॉस, ऑल साइन टेन कॉस। साइन का उल्टा होता है कॉसिक, टेन का कॉट, कॉस का सेक। ठीक है, तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। एब्रीविएशन में याद रखना है तो कुछ इस तरीके से याद रखते हैं, ASTC। ए बोलें तो ऑल, एस बोलें तो साइन, टी बोलें तो टेन, सी बोलें तो कॉस। साइन टेन कॉस। ठीक है, ऑल का मतलब ऑल TR जितने भी होते हैं। ऑल का मतलब क्या है, ऑल का मतलब है, ऑल का मतलब है साइन कॉस टेन कॉसिक सेक कॉट।
सभी, ऑल का मतलब यह है। ये है क्वाड्रेंट नंबर, मतलब पहले क्वाड्रेंट में सब के सब पॉजिटिव होते हैं, दूसरे क्वाड्रेंट में ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, रिमेनिंग सब नेगेटिव, रिमेनिंग सब नेगेटिव, रिमेनिंग ऑल नेगेटिव होते हैं। क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। और यहाँ पर जो लिखे हैं वो पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में ये दोनों पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में ये दोनों पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये दोनों पॉजिटिव बाकी नेगेटिव। तो ये कहानी मैंने आपको बता दी। इसके अलावा बहुत सारे कम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल्स के साइन, कॉस, टेन, कोसिक, सेक कैसे कैलकुलेट करते हैं उनको एक आध दिन चर्चा कर लेंगे बाद में, यहाँ पर इतने की ज़रूरत है। तो एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूँ। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर बी की। कौन से? क्वेश्चन नंबर बी। तो साइन एक्स दे रखा है, तो मान लेते हैं ये वाला एंगल एक्स है। मैंने आपको कल बताया था पिछली क्लास में कि साइन जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है, ठीक है। तो साइन एक्स के लिए दे रखा हमको कितना? 7/25, 7/25। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो हमको दे रखा है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि परपेंडिकुलर है हमारा 7 टाइम्स y एंड हाइपोटेन्यूज है हमारा 25y, वेयर y कोई भी रियल नंबर है, वेयर y कोई भी रियल नंबर है, ठीक है। तो इस x के लिए ये हो गया p, जो कि आपका कितना दे रखा है 7y, और हाइपोटेन्यूज ये हो गया जो कि कितना दे रखा है 25y, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये बेस हो गया, तो ये बेस कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू हाइपोटेन्यूज, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है वो? h² इक्वल टू b² प्लस p²। h कितना है? 25y का स्क्वायर इक्वल टू b मालूम नहीं है, प्लस p 7y का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 625 y² b² 49 y²। तो यहाँ से b² कितना आ जाएगा? 625 y² माइनस 49 y²। तो b² कितना हो जाएगा? 625 में से घटाइए कितना 49, तो कितना आ जाएगा 576 y²। तो b कितना हो जाएगा 24y, ठीक है। b आ गया 24y, b आ गया 24y। वैसे तो प्लस माइनस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं y बिलोंग्स टू r प्लस, तो b नेगेटिव नहीं हो सकता है, लिख देंगे बिकॉज वी अज्यूम बिकॉज y बिलोंग्स टू r प्लस, इसलिए b कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ b इज प्लस 24y और 24y। तो ये हो जाएगा 24y। कोई समस्या नहीं आता। अब हमको जो कैलकुलेट करना है वो है साइन एक्स
इंटू कॉस एक्स इंटू टेन एक्स प्लस कॉट एक्स, ये कैलकुलेट करना है। तो x कहाँ पर है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। सबके सब त्रिकोणमिति फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। तो साइन x क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस x क्या होगा? कैलकुलेट कर लेते हैं कॉस x। कॉस x क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कितना हो जाएगा? 24y अपॉन 25y। कितना आ जाएगा जी कॉस x? 24 अपॉन 25। ठीक है। इसी प्रकार से टेन एक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टेन एक्स क्या हो जाएगा? टेन होता है p अपॉन बी, p अपॉन बी। तो टेन कितना हो जाएगा? 7y अपॉन 24y, मतलब टेन एक्स आपका हो जाएगा 7 अपॉन 24। ठीक है। सिमिलरली कॉट एक्स कितना हो जाएगा? कॉट एक्स होता है 1 अपॉन टेन एक्स। तो ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन 7 अपॉन 24। तो यहाँ से कॉट एक्स आपका आ गया 24 अपॉन 7। इन सब की वैल्यू यहाँ रख दीजिए। साइन एक्स कितना है? 7 अपॉन 25। कॉस एक्स कितना है? 24 अपॉन 25। टेन एक्स कितना है? 7 अपॉन 24। कॉट एक्स कितना है? 24 अपॉन 7। ठीक है। इस पूरे का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 7 अपॉन 25 इंटू 7 अपॉन 25 प्लस इसका जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा 24 अपॉन 25 इंटू 24 अपॉन 25। तो ये आपका हो जाएगा एलसीएम ले लेंगे 25 का स्क्वायर, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 7 का स्क्वायर, यहाँ पर 24 का स्क्वायर। टोटल समेशन करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा? ध्यान से देखो, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर कितना आएगा? 25 का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 25 का स्क्वायर। नीचे तो ऑलरेडी है 25 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा? 1। तो हम लिख देंगे अंत में कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू टेन एक्स प्लस कॉट एक्स की वैल्यू कितनी होती है? 1। बस ऐसा लिखने के बाद ऐसे डब्बे में बंद कर देंगे और लिख देंगे कि यही हमारा आंसर है। ठीक है। ठीक है, यहाँ पर आज रोक लेते हैं, और यदि कहीं कोई डाउट हो, कुछ एक्स्ट्रा जानना हो, समझना हो तो बताइएगा।